अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मेडिकल स्टडीज़ के दौरान कैसे अपना रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपनी रिसर्च लेकर चल सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब पहली दफ़ा में ये डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये बाद में आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आपको प्रोसेस की समझ आ जाती है और आपको फोर्थ ईयर में चूँकि कंपल्सरी है, करनी है रिसर्च, तो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। ठीक है, तो मैं बताऊँगी कि रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, रिसर्च का पहली बात तो फोर्थ ईयर में तो करिकुलम का पार्ट है, वो आपने करनी ही करनी है। उससे पहले अगर आप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, आपके लिए फोर्थ ईयर में आसानी होगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर सीवी। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके रिसर्च आर्टिकल्स होंगे, आपकी सीवी उतनी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होगी। तो सेकंड मोस्ट बिगेस्ट इसका जो एडवांटेज है वो ये है। थर्डली कि अब फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए या सेकंड ईयर में करनी चाहिए या थर्ड ईयर में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप जब करना चाहते हैं आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस की डिग्री में आ गए हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं व्हेन एवर यू वांट। फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने रिसर्च में करना क्या होता है, मैं स्पेसिफ़िकली अलामा इकबाल मेड मैं स्पेसिफ़िकली अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं वहाँ के प्रोसेस से गुज़री हूँ और मुझे पता है कि वहाँ क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, एंड आई हैव डन इट इन द स्टार ऑफ माय सेकंड ईयर। ठीक है, तो एज़ अ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो डिफ़िकल्टीज़ आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी, मैं आपको वो बताऊँगी और फिर मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस आपने कैसे स्टार्ट करना है, हर कॉलेज का अपना जो है वो थोड़ा-थोड़ा वेरी करता है, बट लेकिन ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, रिसर्च करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना ही होता है। ठीक है, जैसे रिसर्च के स्टेप्स में अगर मैं आपको थोड़ा इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स बताने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं, आपने अपना रेस्टोरेंट खोलना है, आपने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप सोचेंगे आपने उसमें करना क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह रिसर्च में भी आपने सोचना है कि आपने किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है। ठीक है, अगर आप अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आपने जो है अपने और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो अपना टॉपिक डिसाइड करना है। ठीक है, टॉपिक डिसाइड करने के बाद ऑब्वियसली अब तो मॉड्यूलर करिकुलम है, तो कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर्स भी होते होंगे आपके, बिकॉज़ इट इज़ अ माइनर सब्जेक्ट फॉर यू। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है। आप अपने कम्युनिटी मेडिसिन के किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं कि हम रिसर्च करना चाहते हैं कि अब आगे हमारे लिए क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, एक आपने टीचर की गाइडेंस, एक टीचर की सुपरविज़न के अंडर सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, उससे पहले भी आपने टॉपिक सोच लिया और आपने 10 से 12 टॉपिक्स सोचने हैं। ठीक है, बिकॉज़ कुछ टॉपिक्स फ़ीज़िबल होते हैं, कुछ नहीं होते। आप अभी छोटे हैं, आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स फ़ीज़िबल हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। तो आपने 10 से 12 टॉपिक सोचने हैं। ठीक है, और वो कैसे सोचने हैं, आपको अगर कोई टॉपिक पसंद है, लाइक हेपेटाइटिस का पसंद है, कोविड का पसंद है, ऑनलाइन एजुकेशन का पसंद है, कोई भी टॉपिक, आप पास्ट में आप जो रिसर्च की वेबसाइट होती है गूगल स्कॉलर या पबमेड। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर लिखें, आप गूगल गूगल पर जाएँ सबसे पहले, गूगल पर जाकर लिखें www.googlescholar.com या www.pubmed.com। वो आप लिखेंगे तो आपके सामने, और ये आपने अ, जब ये लिख लिया गूगल के अंदर, तो आपके पास सबसे पहले जो गूगल स्कॉलर या पबमेड की पहली वेबसाइट आएगी, आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपके पास एक और गूगल खुल जाएगा व्हिच इज़ गूगल स्कॉलर। वहाँ पर आपने अपना टॉपिक लिखना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू रिसर्च ऑन। ऑनलाइन एजुकेशन है, कोविड है, हेपेटाइटिस है, कोई और डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, या व्हाटएवर टॉपिक यू वांट। ठीक है, तो वो आपने वहाँ पर एंटर करना है। उससे आपको क्या होगा, आपने जब सर्च करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट रिसर्चेज़ खुल जाएँगी, उस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले हो चुकी हैं। तो इस तरह से ना आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अब आपको पता नहीं है, आपके ज़हन में टॉपिक है कि मैंने यहाँ रिसर्च करनी है, लेकिन आपने उस टॉपिक पर करना क्या है? तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक पर इस चीज़ से रिलेटेड पहले रिसर्च हो चुकी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और आप जो रिसर्चेज़ पहले हो चुकी हैं एग्ज़ैक्टली वो टॉपिक भी रिवाइज़ कर सकते हैं, उन पर दोबारा भी रिसर्च कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने इलाके में। ठीक है? तो ये तो टॉपिक की सिलेक्शन होगी। इसी तरह आपने अपनी पसंद की डोमेन्स के 8 से 10 टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेने हैं और उन्हें एक जगह पर नोट कर लेना है। वो नोट कर लेने के बाद आपने जाना है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, किसी भी टीचर के पास चले जाएँ। ठीक है? जब आप वहाँ चले जाएँगे, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं डॉक्टर शाहिद, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पास, जिस मर्ज़ी के पास चले जाएँ, वो आपको बता देंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन-सा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है फॉर रिसर्च या फ़ीज़िबल है, तो आपको बता देंगे। देन उसके बाद क्या करना है आपने, आपको टॉपिक मिल जाएगा। अब आपने टीचर से पूछना है नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले रिसर्चेज़ हो चुकी हैं, पहले तो आपने सिर्फ़ उन रिसर्चेज़ के टाइटल्स पढ़े ना कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये रिसर्चेज़ हुई थी, आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करने के लिए ऐसा किया।
ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके ज़हन में पहले ही कोई टाइटल है अच्छा-सा कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बात बताई है। आप डायरेक्ट टाइटल अपने जमा करके मैम के पास जाएँ, सर के पास जाएँ, वो आपको बता देते हैं ये वाला टॉपिक अच्छा है, सही है, तो आप उसको जो है अपना मेन टॉपिक कंसीडर करके उस पर रिसर्च आगे परस्यू कर सकते हैं। देन आपने जो सेकंड स्टेप है रिसर्च का, फर्स्ट स्टेप हो गया टॉपिक सिलेक्शन, सेकंड स्टेप होता है रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर मीन्स जो पहले रिसर्चेस हो चुकी हैं आपने उनका रिव्यू करना है। अच्छा, तो अब आपका टॉपिक भी आपको मिल गया, अब आपने वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, गूगल पर जाना है, गूगल स्कॉलर ओपन करना है या पबमेड ओपन करना है, अपना रिसर्च टॉपिक डालना है, उससे रिलेटेड जो पहले की रिसर्चेज आएंगी उनमें से कोई भी आपने 15 से 20 एटलीस्ट आप पढ़ें। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको आइडिया होगा कि रिसर्च कैसे लिखी हुई है। ठीक है, और पूरा रिसर्च नहीं पढ़ना, रिसर्च पेपर 100 पेजेस का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 10 और 20 का भी हो सकता है। आपने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपने उसका कंक्लूजन पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन। रिसर्च आर्टिकल जो लिखे होते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स पर, या जो मैं आपको बता रही हूँ, वो रिसर्च आर्टिकल ऐसे पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखे होते, कुछ हेडिंग्स के अंदर लिखे होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उस रिसर्च करने का मकसद क्या था, फिर आपको वो पता चलेगा, फिर उसके मेथड लिखा होगा कि इस रिसर्च में क्या मेथड यूज़ हुआ है। हर रिसर्च का डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, तो आपने ये सारा कुछ पढ़ा और फिर आपने कंक्लूजन पढ़ना है। अब प्रोसीजर आपने इतना लंबा पढ़ने नहीं बैठना, वो अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, वो बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये रिसर्च हो चुकी है। इसी तरह के आपने, और ये आपने ग्रुप में काम करना है। रिसर्च एक बंदा करे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप ग्रुप में 4 5 6 7 जितने भी लोगों का ग्रुप बनाना चाहें आप बनाकर ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो आपको लिटरेचर रिव्यू में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह 15-20 रिसर्चेस पढ़ ली और आपने उन रिसर्चेस का जो आर्टिकल होगा, जो उनका टाइटल होगा ना, उसको और उसके रेफ़रेंस को आपने कॉपी पेस्ट करके नोटपैड पे अपने सिक्योर कर लें, क्योंकि जब आप साइनॉप्सिस लिखेंगे, तो आपने वो रेफ़रेंस ऐड करने होंगे। ठीक है? अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो पहले रिसर्च हो चुकी है, उसके रेफ़रेंस हमने ऐड करने होते हैं साइनॉप्सिस में। मैं आपको बताती हूँ साइनॉप्सिस क्या होता है। अब आपके ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, आपको आइडिया हो गया, क्या होता है रिसर्च के अंदर, कैसे रिसर्च पास की गई हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे कॉलेज में जब आप टीचर के पास गए, टीचर ने आपको बता दिया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया। ठीक है, अब आप टीचर के पास जाएं, जो जो भी टीचर आपके सुपरवाइज़र हैं, आप उनके पास जाएं, आप उनको कहें मैंने इतने आर्टिकल पढ़ लिए हैं मैम, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो वो आपको बताएंगी कि अब आपने एक साइनॉप्सिस लिखना है। साइनॉप्सिस क्या होता है, एक रिसर्च प्रपोजल होता है। हम कोई भी रिसर्च अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। रिसर्च करने के लिए हमें एथिकल रिव्यू बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी होती है। एथिकल रिव्यू बोर्ड एक कमेटी होती है कुछ लोगों की, जिसके अंदर वो उस रिसर्च से रिलेटेड एथिकली वो रिसर्च अप्रूव हो सकती है या नहीं, वो वहाँ अप्लाई हो सकती है या नहीं, वो कंसिडर करते हैं। तो उनकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। उनको अप्रूव करने के लिए आपको अपना पूरा प्रपोज़ल बनाना पड़ता है कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ, ये मैं करूँगा, ये मेथड यूज़ करूँगा, मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा एंड ऑल दैट। हर चीज़ आपने उसमें लिखनी होती है। तो आपने जब वो साइनॉप्सिस बनाना है, अब वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है साइनॉप्सिस बनाना, ठीक है? और फर्स्ट टाइम साइनॉप्सिस बनाना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी पेश आई मुझे और हमारे ग्रुप के लोगों को, वो साइनॉप्सिस बनाने में थी। ठीक है, और साइनॉप्सिस के साथ आपने अटैच करना होता है वो क्वेश्चनेयर, जो आपकी रिसर्च डाटा को इकट्ठा करने के लिए आप एक क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, वो क्वेश्चनेयर आपने उस साइनॉप्सिस के साथ अटैच करना होता है। यानी अब नेक्स्ट स्टेप आपका साइनॉप्सिस बनाना है और साथ में आपने क्वेश्चनेयर भी बनाना है। ठीक है, और जो ईआरबी को हमने जब ये सबमिट करवाना है, तो इसके साथ कुछ फॉर्म्स होते हैं ईआरबी के। एआईएमसी में ईआरबी की कमेटी जो है वो S1, जो सर्जिकल यूनिट 1 है, दे आर द उन उसके जो एचओडी हैं, दे आर द हेड ऑफ द ईआरबी कमेटी। हमने उनको सबमिट करवाने होते हैं साइनॉप्सिस। तो उस साइनॉप्सिस के साथ ईआरबी के कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म A, B, C। ठीक है, तो वो भी अटैच करने होते हैं। अब जब आपने साइनॉप्सिस कैसे लिखना है, ठीक है? साइनॉप्सिस एक डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने जो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू किया है, उसमें आपने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, फिर आपने मटेरियल और मेथड्स पढ़े, मेथोडोलॉजी पढ़ा है, फिर प्रोसीजर पढ़ा है, फिर कंक्लूजन पढ़ा है। बिल्कुल इन्हीं हेडिंग्स में आपने एक एक पेज का एक प्रपोज़ल लिखना है, बहुत शॉर्टली अपनी रिसर्च को समराइज़ करना है इसके अंदर। मेथड्स और मेथोडोलॉजी का अगर मैं आपको बताऊँ, तो रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? और जब हम रिसर्च कर लेते हैं, तो जो हमारे पास डाटा आता है, फॉर एग्जांपल हमारा रिसर्च का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्टेटस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तो उसके लिए अब हमें
फॉर्म्स फिल करवाए, क्वेश्चनियर फिल करवाए, और वो जो डाटा इकट्ठा हुआ है उसे हम किस तरह से एनालाइज़ करेंगे, उसका एनालिसिस के लिए कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे, हम उस साइनॉप्सिस में वो भी लिखेंगे, ठीक है? और हम अपनी मेथोडोलॉजी लिखेंगे कि रिसर्च की बहुत सी टाइप्स होती हैं, हमने कौन-सी टाइप की रिसर्च की है। तो मैं आपको जिस रिसर्च के सारे स्टेप्स बता रही हूँ, दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ईज़ी होती है, ठीक है? आपके लिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिक स्टेप्स बहुत अच्छी रिसर्च है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पीपल की पॉपुलेशन है, जो हमारा टारगेट है, ठीक है? जैसे मेरा टारगेट था हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्टेटस इन स्टूडेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, तो वो अल्लामा इकबाल की विसिनिटी में जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे मेरा टारगेट ऑडियंस थे, ठीक है? टारगेट पॉपुलेशन थे। बट मैं उन सब से फॉर्म्स नहीं फिल करवा सकती और ना ही उन सब के रिजल्ट्स को गैदर कर सकती हूँ, तो हम एक सैंपल साइज़ निकालते हैं, ठीक है? और वो सैंपल साइज़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन को। यानी अगर टोटल पॉपुलेशन 1000 है तो सैंपल साइज़ आपका निकलेगा लेट्स सपोज़ 300 और 400, तो मैं उन 300 और 400 लोगों से फॉर्म्स फिल करवाऊँगी, और वो 300 और 400 लोगों के जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो अप्लाई होंगे पूरी 1000 लोगों की पॉपुलेशन पर। दैट इज़ व्हाट क्रॉस सेक्शनल स्टडी मीन्स, ठीक है? तो हम ये वाली ही रिसर्च की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने एक पेज पर ये सारा कुछ लिख लिया, ये सारा कुछ आपने टाइप करना है, ठीक है? वर्ड पर आप टाइप करेंगे और इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, उसके आगे टाइप करेंगे कि वी आर डूइंग नहीं, उसमें आप लिखेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है? तो हम असेस करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्टेटस इन स्टूडेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। ये आपकी रिसर्च का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट कि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ताकि हम असेस कर सकें कि जब स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो उनका तो वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डॉक्टर्स टू बी वैक्सीनेटेड, बिकॉज उन्होंने पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, तो अगर वो हेपेटाइटिस पॉजिटिव हुए और सिरिंजेस का यूज़ करना है एंड ऑल दैट, तो वो जो है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो उसलिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने मकसद लिखना है अपनी रिसर्च का, ताकि हम जो है नए आने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें ताकि वो वैक्सीनेशन लगवाएँ, ठीक है? उसके बाद जब आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, फिर आप थोड़ा-सा अपनी मेथड और मेथोडोलॉजी करेंगे कि मैंने डाटा जमा करना है क्वेश्चनियर फॉर्म्स के ज़रिए से, ठीक है? और उसको जमा करने के बाद मैं उसको एनालाइज़ करूँगी। एक ऐप होती है एसपीएसएस, उस पर हम इसको एनालाइज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है? उस सारे डाटा को उस पर यूज़ करके एक पाई चार्ट और ग्राफ बनाते हैं, जिससे हमें रिज़ल्ट शो होते हैं कि इतने लोगों ने लगवाई है, उसकी ये रीज़न है, इतने लोगों ने नहीं लगवाई, उसकी ये रीज़न है एंड ऑल दैट। वो सब कुछ करने के बाद फिर आपने एंड पर कंक्लूज़न लिखना है कि अभी आप कंक्लूज़न बहुत सटल सा लिखेंगे कि हम ये चाहते हैं कि ये हो, ठीक है? क्योंकि कंक्लूज़न तो रिसर्च करने के बाद आएगा ना। तो दैट्स हाउ अ सिनॉप्सिस प्रपोज़ल वर्क, सिनॉप्सिस। उसके बाद जब आपने साइनॉप्सिस लिख लिया, आपने क्वेश्चनेयर भी बनाना है, अलोंग विद साइनॉप्सिस क्वेश्चनेयर बनाना है। क्वेश्चनेयर में आप पिछली रिसर्चेस के क्वेश्चनेयर से हेल्प ले सकते हैं, साइनॉप्सिस में भी पिछली रिसर्चेस के साइनॉप्सिस से हेल्प ले सकते हैं, टोटली हेल्प ले सकते हैं। कोई इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस उसको जो है वो आप आइडिया ले सकते हैं उन्होंने कैसे बनाया है। क्वेश्चंस भी आप उनसे जो है वो क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? हमने भी क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन कॉपी किए थे और 10 टू 15% खुद ऐड किए थे। ठीक है? तो आपने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए और आपने पूरा क्वेश्चनेयर बना लिया। फिर आप साथ बताएँगे क्वेश्चनेयर आपने ऑनलाइन फिल करना है या फिज़िकली आप उनको पेजेज़ प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चनेयर फॉर्म्स, जिसको वो फिल करेंगे स्टूडेंट्स। ये सारा कुछ आपने रिसर्च में लिखना है। जब आपने क्वेश्चनेयर बना लिया, साइनॉप्सिस बना लिया, उसके बाद मज़ीद आपको साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो पीडीएफ अब मैंने साथ अटैच कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एआईएमसी के ईआरबी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स जो हैं, ये चाहिए होते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेज आपने लगाना होता है, फिर आपने उसका एक बंडल बनाना होता है, ठीक है? इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने किस ऑर्डर में चीज़ों को लगाना है। सबसे पहले आपने अपनी अच्छा, साइनॉप्सिस के अलावा भी आपने एक पेज पर समरी लिखनी है, ठीक है? अपने रिसर्च प्रपोज़ल की, उसको हम समरी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट कहेंगे, 1 पेज की होनी चाहिए, या आप टाइप करके खुद जनरेट करेंगे। इसमें कोई हेडिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें जस्ट आप 1 या 2 पैराग्राफ्स बना सकते हैं और उसमें वही चीज़ें लिखनी है जो आपने साइनॉप्सिस में लिखी होंगी। ये बनाने के बाद सबसे ऊपर आपका ये होना चाहिए, नंबर 2 पर आपने समरी ऑफ एथिकल कंसीडरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है? एथिकल कंसीडरेशंस के लिए आप एक एथिकल कंसीडरेशन फॉर्म बनाएँगे, ठीक है? एथिकल कंसीडरेशन फॉर्म, ये आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हेलसिंकी प्रिंसिपल्स कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर कुछ एथिकल कंसिडरेशन के पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें जस्ट आप रीड कर लें, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन में आप क्या करेंगे, आप एक पेज लेंगे, उसके ऊपर अपने वर्ड वर्ड पर पेज ओपन करके वहाँ पर आपने टाइप करना है खुद से कि हम स्टूडेंट्स हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं, इस रिसर्च से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, हर एक की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, हर पार्टिसिपेंट की, और जो रिजल्ट्स होंगे सिर्फ वो न्यूमेरिकल रिजल्ट शेयर किए जाएंगे, किसी की भी इन्फॉर्मेशन ब्रीच नहीं की जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें टाइप करके नीचे आपने सिग्नेचर के लिए, अपने सिग्नेचर के लिए, और जिसको आप जो है वो एप्लीकेंट के सिग्नेचर के लिए आपने 2 ब्लैंक्स खाली छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये आपका एथिकल कंसिडरेशन फॉर्म रेडी हो जाएगा, ठीक है। और वो एथिकल कंसिडरेशन फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जो है वो सेकंड नंबर पर लगेगा। थर्ड पे आपने जो अपना साइनॉप्सिस बनाया है विद हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन, मटेरियल्स, मेथोडोलॉजी एंड ऑल दैट, आपने वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्शन परफॉर्मा या क्वेश्चनियर, जो मैंने आपको बताया आपने क्वेश्चनियर बनाना है, आपने वो अटैच करना है, इसी ऑर्डर में अटैच करना है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, मैं एआईएमसी के लिए बता रही हूँ बिकॉज ये जो ईआरबी मैंने ओपन किया हुआ है ये एआईएमसी का ईआरबी है। उसके बाद है ईआरबी स्क्रूटनी फॉर्म। ईआरबी स्क्रूटनी फॉर्म है हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये है हमारे पास ईआरबी स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है इसका टाइटल, ठीक है। इसको आपने फिल करना है, ठीक है। इसको फिल कैसे करना है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी आपने इसको जो है ये फिल करना है, आपकी रिसर्च के लिए इसके मोस्ट कॉलम्स खाली जाएंगे क्योंकि वो कॉलम्स इन्वेसिव प्रोसीजर्स के होते हैं, लाइक ब्लड वगैरह आप ले रहे हैं पेशेंट्स का, उनमें ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस पर, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी आप मुझे कहिएगा तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये स्क्रूटनी फॉर्म आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास एक और चेकलिस्ट होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास लिखे होते हैं फॉर्म सी, ठीक है। ये भी आपने फिल करना होता है, ठीक है। उसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म के बाद ये हमारे पास होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट एंड कंसेंट फॉर्म। ये आपने अपने साइनॉप्सिस, अपने एथिकल कंसिडरेशन फॉर्म, अपने क्वेश्चनियर को माइंड में रखते हुए आपने बताना है कि आपने उसमें क्या क्या बताया, आपने उसमें पर्पस ऑफ रिसर्च को एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ टिक लगाएंगे, पॉसिबल रिस्क बताए हैं आप यहाँ टिक लगाएंगे, अगर आपकी रिसर्च में कोई रिस्क है तो, मैथडोलॉजी बताई है तो आप यस लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अकॉर्डिंग मार्क करनी है, ठीक है। इधर आपने अपने सुपरवाइजर का नेम लिखना है, ठीक है। इधर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, आप 4-5 लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें से आप एक बंदे को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, उसका नेम आपने यहाँ पर लिखना है। पार्टिसिपेंट नेम, पार्टिसिपेंट सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ये आपने खाली छोड़ देना है बिकॉज ये पार्टिसिपेंट के लिए होता है और ये जस्ट हम एक डेमो दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं होंगे। फिर इधर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने अपने सिग्नेचर डेट लिखनी है, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर ऑब्टेनिंग कॉन्सेंट इफ अदर देन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डेट, तो कोई डॉक्टर है अगर आपके साथ तो ये वो करेगा, ठीक है। इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ आपको रेगुलेशंस मिल जाएंगी फॉर रिसर्च। उसके अलावा हमारे पास फॉर्म बी है, इसको भी आपने फिल करना है, ठीक है। इन फॉर्म्स को मिला के भी एक हमारे पास एक ऑर्डर आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सेट्स बनाने होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टोटल फॉर्म्स थे, ठीक है। अगर आप मैं पोस्ट कर दूंगी वो जो एक लिस्ट वाला फॉर्म होगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक लिस्ट वाला फॉर्म होता है जिसमें फॉर्म ए बी सी वो भी इंक्लूड होते हैं, ये फॉर्म ए है हमारे पास एक्चुअली, ठीक है। ये चेक लिस्ट है, जस्ट ऑर्डर एक्चुअली लिखा होता है उस एक और फॉर्म के अंदर, ठीक है। मैं उसको पोस्ट कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा, वो फॉर्म मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक साइनॉप्सिस का प्रोसीजर ख़त्म हो गया। साइनॉप्सिस बना लिया, ईआरबी फॉर्म्स रेडी कर लिए, क्वेश्चन बना लिया, ये सब कुछ बनाने के बाद जब आप इसके सेट्स बना लेंगे उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब मैं पोस्ट कर दूंगी अभी, तो आप सबमिट कराएंगे इसको अपने कॉलेज की ईआरबी में या अपनी यूनिवर्सिटी की ईआरबी में, एथिकल रिव्यू बोर्ड में, जो मैंने बता दिया एआईएमसी का क्या है, सर्जिकल यूनिट 1 के एचओडी के पास। उसके बाद वो आपको एक डेट देंगे जिसमें आकर आपको अपने इस रिसर्च की छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है। आप एक्सप्लेन करेंगे अपने साइनॉप्सिस को, क्या आपका रिसर्च है, कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, किस डाटा एनालिसिस टूल को यूज़ करेंगे, जैसे एसपीएसएस एक ऐप मैंने आपको बताया है, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके सोसाइटी पर एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखेंगे और आप जो है वो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आप इसको आंसर करेंगे। एक छोटी सी 2 to 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन आपने देनी है। उसके बाद अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है, और सॉरी, अगर आपका साइनॉप्सिस वगैरह सब सही सही बना हुआ है हर चीज़, तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो वो अप्रूव हो जाएगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने कोई स्टेप सही से नहीं किया, आपने क्वेश्चनेयर में कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी मसला होगा, तो आपने जो है वो आपको बता देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, आप वो ठीक करके ले आएँ, तो फिर वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चनेयर सर्कुलेट कर देंगे अपनी टारगेट ऑडियंस के अंदर, और क्वेश्चनेयर फॉर्म्स फिल करवाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए जो मोस्ट बेसिक प्रोसीजर है वो ये है, ठीक है।
अब इसमें आपने एथिकल कंसिडरेशंस वाला फॉर्म कैसे बनाना है, ईआरबी के फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, इसकी गाइडेंस आप साथ-साथ साइनॉप्सिस कैसे बनाना है, क्वेश्चनर कैसे डिज़ाइन करना है, ये सारा आप बना के साथ-साथ गाइडलाइन ले सकते हैं अपने उस कम्युनिटी मेडिसिन के सुपरवाइज़र से, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं। आप उन्हें चेक करवाएँ हर चीज़, आप उनसे पूछें, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि हर चीज़ को आपने कैसे लेके चलना है। हमें भी हमारी एक टीचर ने ही गाइड किया था, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।